हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी भूगोल से एक टॉपिक है, उसको उठाएंगे हम। आज आप लोगों को अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं भूगोल। भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का अर्थ क्या होता है। देखिए, भूगोल दो शब्दों के योग से बना है, जियो प्लस ग्रेफो। जियो प्लस ग्रेफो। जियो का अर्थ होता है, देखेंगे, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्रेफो का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। अगर इसके आधार पर अगर हम परिभाषा अगर देते हैं भूगोल का, तो हम कह सकते हैं कि भूगोल वह शास्त्र है, भूगोल लिखिएगा परिभाषा इसका, भूगोल वह शास्त्र है, वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। ये आपका डिफिनीशन है, ज्योग्राफी का डिफिनीशन है। देखिएगा यहाँ फिर से पुनः एक बार देख लेंगे। भूगोल जो शब्द है, जियोग्राफी इंग्लिश इसका है, भूगोल का इंग्लिश क्या है, जियोग्राफी। जिसको नहीं याद होता है उस ट्रिक से याद कर लेंगे जियोग्राफी का। जियो जियरा PHY याद करेंगे कैसे, जियो जियरा PHY, जियो जियरा PHY। इसको रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। GO GEO जियरा GRA PHY। इस तरह से स्पेलिंग याद कर लेते हैं। बहुत लोगों को स्पेलिंग ही नहीं तैयार हो पाती है, तो इस तरह से हम स्पेलिंग तैयार करते हैं। जियो जियरा PHY याद कर लीजिएगा। GEO GRA PHY ये दो शब्दों के योग से बना है, GEO जियो और ग्रेफो। तो जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्रेफो का अर्थ है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। तो हम कह सकते हैं भूगोल वह शास्त्र है जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। इसके जनक देख लेंगे हम लोग। भूगोल के जनक किनको माना जाता है, वो है हिकैटियस। हिकैटियस को भूगोल के, प्राचीन भूगोल के जनक माने जाते हैं हिकैटियस। और वान हम्बोल्ट हैं आधुनिक यानी वर्तमान भूगोल के जनक माने जाते हैं, वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या मानते हैं, वर्तमान भूगोल के पिता मानते हैं, वर्तमान भूगोल के पिता। अगर आप बात आता है जियोग्राफो शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो इरेटोस्थनीज ने दिया था। इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने दिया था। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। भूगोल का अर्थ परिभाषा हम जान लिए हैं। इसके बाद से हम देखते हैं आज की जो टॉपिक है, हमने उठाया है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति भूगोल से हमने उठाया है, भारत का भूगोल है और उसमें हमने उठाया है भारत की स्थिति ग्लोब में। देखेंगे भारत की स्थिति हम ग्लोब में देखते हैं कि कहाँ पर है, ग्लोब में भारत कहाँ पे स्थित है, इसको हम निर्धारित करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और इंटरमीडिएट भूगोल में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी, सिलेबस में भी है ये, उसको वो भी देख लेंगे। भारत की स्थिति ग्लोब में सबसे पहले देखेंगे हम लोग। स्थिति जानने के लिए दो चीज़ हम लोगों को समझना आवश्यक होता है, अक्षांश और देशांतर। दोनों तरीके से हमको जानना पड़ेगा कि ग्लोब को दोनों तरीके से जानना पड़ेगा, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। पहले इसको हम समझ लेते हैं, पुनः हमको आगे भी समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, ग्लोब में एक ग्लोब लेते हैं। चलिए ये देखिए, ऐसे दो हम चित्र बनाते हैं। एक बनाते हैं
इसमें आपको समझना होता है कि इधर पूर्व होता है, इधर क्या होता है पूर्व, और इधर क्या होता है पश्चिम, और इधर उत्तर, और इधर दक्षिण। अब देखिएगा तो इसमें जो ये ध्रुव है इसको क्या बोलते हैं पोल, ध्रुव पोल है ये ध्रुव, नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको। कौन सा पोल बोलते हैं नॉर्थ पोल। और ये है साउथ पोल, यानी ध्रुव कौन सा है, ये भी ध्रुव है, लेकिन ये ध्रुव कौन सी है दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा है दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल। क्या बोलेंगे इसको, इसको एनपी, इसको एसपी बोलते हैं। ये है नॉर्थ पोल और ये क्या है साउथ पोल। इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। इसके मध्य से एक रेखा जाता है, इसके मध्य से क्या करता है एक रेखा गुजरता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश। यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांशीय या अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं। अभी इधर हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। पहले अक्षांश को समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये जो भूमध्य है इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको कौन सा रेखा कहते हैं, ये भूमि के मध्य से होकर जो गुजरता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भूमध्य रेखा। ग्लोब में आप लोग देखेंगे भूमध्य रेखा बनाया गया होता है, जिसको आप लोग नाम रखिएगा भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा, यहाँ मैं लिख देता हूँ या इसी के अंदर में लिख देता हूँ भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा, कहीं कहीं यही दे देता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से पे रहता है ये पूर्वी अक्षांश है, और इधर आप बात करिएगा तो ये पश्चिमी अक्षांश है। एक तरफ पूर्वी अक्षांश और एक तरफ पश्चिमी अक्षांश। तो 0 डिग्री इधर भी, 0 डिग्री इधर भी रहेगा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे हो जाता है भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी नाम है। इसके जो है कि देखेंगे उत्तरी ध्रुवों की तरफ, यानी कि यह 2 गोलार्ध में बट जाता है। कितने गोलार्ध में बट जाता है, हाँ 2 गोलार्ध में। अब एक गोलार्ध हो गया, एक गोला है उसका आधा भाग, एक गोले का आधा भाग क्या कहलाता है गोलार्ध कहलाता है। देखिएगा तो एक गोले का अर्ध भाग, आधा भाग, तो ये जो दक्षिण की तरफ है वो दक्षिणी गोलार्ध, जो दक्षिण की तरफ है क्या कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो आप लोग कह सकते हैं कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। देखिए इसी को मैं कर दे रहा हूँ दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्या उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। देखिए जो उत्तर दिशा की तरफ है उत्तरी गोलार्ध, जो दक्षिण की तरफ है वो दक्षिणी गोलार्ध। 2 गोलार्धों में क्या हुआ है ये बटा हुआ है। भूमि को बांटता है कौन, भूमध्य रेखा। कौन बांटता है, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। एक उत्तर की तरफ है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जो दक्षिण की तरफ है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। एक चीज और समझिएगा आप लोग कि उत्तरी गोलार्ध की ओर बात हम लोग करते हैं, उत्तरी गोलार्ध की ओर तो 23.5 डिग्री, कितने डिग्री पे 23.5 डिग्री अक्षांश पे, 23.5 डिग्री अक्षांश। ये है 23 इंटीजर 1/2 डिग्री। देखिए अक्षांश, अक्षांश 23.5 अंश पे हम जब चलते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, तो जो ऊपर की ओर हम चलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश पे, तो इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सा कर्क रेखा है गुजरता है 23.5 डिग्री अक्षांश पे कर्क रेखा गुजरता है। उत्तरी गोलार्ध में एक और मुख्य जो होता है अक्षांशीय रेखा 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पर, इसका नाम होता है उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है, इसलिए इसका नाम है उत्तरी गोलार्ध उपध्रुव वृत्त। उपध्रुव, इसको बोलते हैं उपध्रुव वृत्त।
उपध्रुववृत्त बोलते हैं इसको, सब आर्कटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब आर्कटिक, सब आर्कटिक, सब आर्कटिक, सब आर्कटिक। उपध्रुववृत्त है ये उत्तरी ध्रुव की तरफ। और जब हम नीचे की बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पे होता है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर क्या होता है? मकर रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, मकर रेखा। ओके, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होता है, और 66.5 पे जो होता है वह दक्षिणी उपध्रुव वृत्त। क्या कहलाता है? दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहलाता है। लिख लीजिएगा कि कुल जो है अक्षांशीय रेखा, कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती हैं? 179 होती हैं। कितनी होती हैं? 179 अक्षांश रेखाएं हैं कुल जो है। उसमें एक रेखा की अगर बीच की बात, दूरी की बात करिएगा ना, तो 111 किलोमीटर होता है। कितना किलोमीटर? और एक अंश पर एक रेखा होता है। कितने पे? एक अंश पर एक रेखा। अब देखिए, जीरो अंश है ना, जीरो से हम एक अंश पे चलते हैं, तो एक अंश, जीरो से लेके एक अंश के बीच की जो दूरी है यह 111 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है। कितने किलोमीटर को? एक अंश 111 किलोमीटर। यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसे, एक अंश बराबर 111 किलोमीटर km, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर की दूरी होती है। पर यानी कि इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कुल 179 जो है कि क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं, और एक अंश बराबर 111 किलोमीटर होता है, और प्रत्येक रेखा 1 डिग्री पर होता है। प्रत्येक रेखा कितनी पर होता है? 1 डिग्री पर होता है। और इनके मध्य जो है कि इनके मध्य जो जोन होता है उसको हम लोग कटिबंध जोन बोलते हैं। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक दो चीज़ और समझिएगा कि जैसे हम लोग ये 0 डिग्री से हम लोग किधर चलते हैं? ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। यानी भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे, चाहे दक्षिणी गोलार्ध में चलिए या उत्तरी गोलार्ध में चलिए, किधर भी चलिए, तो यदि आप भूमध्य रेखा से अब दक्षिणी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध किधर की ओर भी ध्रुवों की ओर यदि आप गति करते हैं, ध्रुवों की ओर यदि आप जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? जैव विविधता में कमी पाई जाती है। किसमें कमी पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी जो होता है वह कम होता जाता है, अर्थात जीवों की उपलब्धता कम होती है, जीव वहाँ पे कम रहते हैं। तो जैव विविधता में कमी ध्रुवों की ओर क्या होती है? लिख लीजिएगा आप लोग, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी पाई जाती है। जैव विविधता में कमी पाई जाती है। कारण क्या है? ऐसा माना जाता है कि ध्रुवों पर क्या है, ओजोन का जो लेयर होता है बहुत ही पतला होता है। ओजोन का लेयर क्या होता है? बहुत ही पतला होता है। तो उस ओजोन के लेयर के पतले होने के कारण से आपको पता है कि ओजोन का जो अगर लेयर पतला होगा तो रोगों का कारक होता है, त्वचा का कैंसर वैसे उत्पन्न करता है और बहुत सारी रोगों का कारण होता है, यहाँ तक कि फसलों को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए उधर जैव विविधता में क्या पाई जाती है? जीवों की उपलब्धता में कमी पाई जाती है, यानी कि विविध प्रकार के जीव नहीं पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं जैव विविधता में कमी। तो ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ध्रुवों की ओर एकमात्र पक्षी पेंगुइन, याद रखिएगा कि एकमात्र जो पक्षी है अंटार्कटिका में, जिसको कहते हैं अंटार्कटिका, ध्रुवों की ओर क्या होता है? अंटार्कटिका महाद्वीप जो होता है उधर की ओर एकमात्र पक्षी है पेंगुइन नामक पक्षी। कौन सी? पेंगुइन। एकमात्र जीव कहिएगा तो पेंगुइन नामक पक्षी जो है पाई जाती है। ध्रुवों की ओर जाने पर रात और दिन की अवधि में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे वो भी लिख लीजिएगा कि ध्रुवों को जाने पर क्या होता है? रात और दिन की अवधि में वृद्धि होती है।
रात और दिन की अवधि में वृद्धि होती है। देखिए पुनः इसको अब मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए कि ग्लोब में या कहिएगा पृथ्वी के मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके समांतर बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये परिभाषा है। परिभाषा अगर आपसे कोई पूछ देना अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नोट कर लीजिए, नहीं हो तो बढ़िया रहेगा, नोट कर लीजिए। परिभाषा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो लिखिएगा भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देखिए भूमध्य रेखा है, इसी के समांतर बहुत सी यानी 179 रेखाएं खींची गई हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इसका जैसे कि किसी भी स्थिति को निर्धारित करने के लिए, समय निर्धारित करने के लिए या स्थिति निर्धारित करने के लिए, कौन सा देश कौन सा जगह कहाँ पर है, इसको निर्धारित करने के लिए रेखाएं जो है एक कल्पना किया गया रेखाओं का। वास्तव में धरती पे कोई रेखा नहीं है, लेकिन इसकी कल्पना मात्र की गई है, भूगोलवेत्ताओं ने ऐसा किया है। ठीक है, यहाँ पे एक कर्क रेखा माना गया है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर है स्थित है। ठीक है, और 66.5 डिग्री पर उपध्रुव वृत्त है। ये उत्तर की जो ओर है उत्तरी गोलार्ध है, भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा जो 23.5 डिग्री पे मिलता है जो अक्षांश रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। जो 66.5 पे मिलता है ये दक्षिणी उपध्रुव वृत्त कहलाता है। जब हम क्या करते हैं, इनके बीच की दूरी समझ लीजिए, इनकी बीच की दूरी 101 अंश बराबर 111 किलोमीटर होता है, यानी कि अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। जब हम किधर की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जब जाते हैं, जैव विविधता में कमी पाई जाती है और वहाँ पे एकमात्र जो है अंटार्कटिका में पक्षी पाई जाती है, पेंगुइन नामक पक्षी। रात और दिन की अवधि में क्या होता है? वृद्धि होता है। रात और दिन की अवधि में क्या होता है? वृद्धि होता है। इतनी बातें आपको क्या करनी है? अक्षांश रेखा से समझ लेनी है। अब हम समझेंगे इसके बाद से देशांतर रेखा। क्या समझेंगे? देशांतर रेखा। आइए इधर देखते हैं, आपने समझा है अक्षांश रेखा, अब बात करते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं देखिएगा, ये देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जो भूमध्य रेखा है, ये कौन सा रेखा है? भूमध्य रेखा। तो इस भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत में जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसको से लंबवत बोलते हैं। तो ऐसे देखिए खड़ा में आ जा रहा ना, तो उसको लंबवत बोलते हैं। ये खड़ा में खींचा गया तो लंबवत बोल रहे हैं। देखिए ये सब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। सभी जो है देशांतर रेखा भूमध्य रेखा पर 90 अंश का कोण बनाता है, जिसको लंबवत कहा जाता है। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? भूमध्य रेखा पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं ध्रुवों की ओर से, किधर की ओर? ध्रुवों की ओर, ध्रुवों पे मिलाती है। किधर की मिलती है? ध्रुवों पे मिलती है और भूमध्य रेखा के लंबवत होती है। तो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। नोट करिए इसका परिभाषा, अगर नोट करिएगा डिफिनीशन, तो आप लिखिएगा भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य रेखा के लंबवत इसमें जो होता है 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ये क्वेश्चन पूछ देता है
कि देशांतर रेखा का जो समय मापने के लिए जो रेखा निर्धारित किया गया है, काल्पनिक रेखा होता है, एक डिग्री बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और कुल 360 रेखाएं, कुल कितनी रेखाएं, तो नोट करिएगा, कुल 360 रेखाएं, कुल 360 रेखाएं होती हैं। इसमें देशांतर रेखाएं, कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। ये 0 डिग्री देशांतर है, ये कौन सा है, 0 डिग्री देशांतर। जीरो डिग्री देशांतर रेखा जो सीधा गया है ध्रुवों की ओर मिला रहा है। किसको मिला रहा है, ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर है। और यही जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर सीधा जो बीच में से जो क्या कर रहा है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध में बांट रहा है। किसमें, पूर्वी गोलार्ध। अब देखिए ये क्या कर रहा है, आधे में भी बांट रहा है। देशांतर रेखा भी इधर पूरब की जो तरफ है वो पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध जो पश्चिम की तरफ है पश्चिमी गोलार्ध, पूरब की ओर है वो पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो इसमें जो 0 डिग्री से होकर जो रेखा जा रहा है इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। इसको हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कौन सा, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा भी इसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। समय रेखा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समय का मापन कहाँ से होता है, इसी रेखा पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय समय का मापन इस रेखा पर होता है। जो ग्रीनविच रेखा भी इसको कहा जाता है। ग्रीनविच क्यों कहा जाता है, इसका कारण है कि यह रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो नोट करिएगा कि ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। पूछता है ये कहाँ से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो बताइएगा कि लंदन के ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। ग्रीनविच नामक, यह लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, ग्रीनविच रेखा। इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। अब नोट करिए कि जो भारत से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री पे, ये भी क्वेश्चन बनता है बहुत, जो है कि बड़े से बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है। PCS जैसे एग्जामों में यह क्वेश्चन बना है कि 82.5 डिग्री देशांतर पर ये कौन सा हो गुजरता है, भारत से गुजरता है। जो मानक भारतीय मानक समय रेखा है वो गुजरता है, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पे हो गुजरता है, भारतीय मानक समय रेखा। इसको हम लोग देखिए कहाँ से हो गुजरता है ये भी याद रखिएगा। ये जो है कि भारत के इलाहाबाद, वर्तमान नाम प्रयागराज, वर्तमान नाम प्रयागराज, तो प्रयागराज में लिख रहा हूँ, प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से, किधर कहाँ से, नैनी नामक स्थान से होकर कौन सा रेखा गुजरता है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है। ये भारत का मानक समय रेखा है, भारत का, हाँ, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश, प्रयागराज कहाँ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग तो उत्तर प्रदेश का तो बखूबी पता है, ठीक है। अन्य राज्य वाले याद करें इसको, हम लोग रटना नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरता है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसका भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर है। कौन सा देशांतर है, पूरब की तरफ है पूर्वी देशांतर। देखिएगा ये पूर्वी देशांतर भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, पूर्वी, पूर्वी क्योंकि ये पूरब की तरफ है। किधर की तरफ है, पूरब की तरफ है। मान लेते हैं ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, ये वही रेखा है
जो किधर से गुजरता है, भारत से होके गुजरता है। किधर से गुजरता है, भारत से होके गुजरता है। अब हम समझ लेते हैं कि मुख्य रूप जो हमको समझना था भारत की स्थिति, मुख्य क्या समझना था हमको, भारत कहाँ स्थित है, इस पूरे ग्लोब में भारत कहाँ स्थित है। तो आइए हम लोग भारत की स्थिति को समझ लेते हैं इस ग्लोब में। देखिएगा पूरी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी, ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि पृथ्वी कितने अंश पे झुका हुआ है, तो आप बताइएगा 23.5 अंश पे। कितने, हाँ 23.5 अंश पे पृथ्वी का झुकाव है। ठीक है, पृथ्वी का झुकाव कितने अंश पे है, 23.5 अंश पे है। और इसमें जो है कि हमको पढ़ना है किसकी स्थिति, भारत की स्थिति। तो हमने पढ़ा ये कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य। अच्छा ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है और ये उत्तरी और ये दक्षिणी। अब देखिए इसमें हमने पढ़ा कि ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, ये नहीं पढ़े हैं, कर्क रेखा और ये मकर रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है। ओके, ये 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री क्या है, मकर रेखा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि कर्क रेखा भारत से होके क्या करती है, गुजरती है। कर्क रेखा किधर से गुजरती है, भारत के, और भारत के कहाँ से, भारत के लगभग बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से, मध्य से, भारत के मध्य से होकर के जो है कर्क रेखा क्या करती है, गुजरती है। ऐसे मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक। हाँ, इस पर कोई जो है कि मुकदमा नहीं करेगा क्योंकि क्या बार का नक्शा ऐसा बना दिया है हम। ठीक है मतलब आजकल हो जाता है ना। ठीक है, ये समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, एक छोटा सा भारत का मैप है, देखेंगे तो भारत के लगभग माना जाता है कि मध्य से, भारत के मध्य से होकर क्या कर रहा है, गुजरता है। कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से, मध्य से होकर गुजरती है। भारत के ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से। ये भी क्वेश्चन बनता है, पीसीएस में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो देखिएगा इसके हिसाब से पहले मैं भारत की स्थिति निर्धारित कर देता हूँ, भारत है कहाँ, फिर मैं 8 राज्यों का नाम भी बता देता हूँ कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले इसकी स्थिति देखिए कहाँ पे है। तो आपने पढ़ा क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ये कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध, कौन है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की ओर, तो नीचे की ओर छोड़ दीजिए, ऊपर की ओर ना भारत है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि आपसे अगर केवल उत्तरी गोलार्ध दिया हो ऑप्शन में तो क्या कहेंगे कि भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अच्छा इससे अलावा भी अगर दिया हो पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, तो किधर मारेंगे, तो पूर्वी गोलार्ध में है। किधर है, पूर्वी में है, तो पूरब में है और उत्तर में है, पूरब में और उत्तर में। तो अब क्या लिखिएगा कि पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। ये आप एक टुकड़ा निकालिए ना, एक सेब का 4 टुकड़ा करिए और 4 टुकड़ा करके ये उत्तर और पूरब वाला कोना जो है कि ले लीजिए, इसी में हम अपना क्या है, भारत है, अपने भारत की स्थिति इसी में है, जिसके 8 राज्यों से होकर कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। तो आप बता सकते हैं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्या लिखिएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, भारत स्थित है। इतना ही हमको जानना ही था,
उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत क्या है, स्थित है। ये क्वेश्चन बनता है जो है कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। भारत के जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? भारत के जो 8 राज्य हैं इसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी जान लीजिए भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं। अगर भारत का आपने मैप देखा होगा तो उसमें सबसे पहले देखिए गुजरात क्या है, गुजरात से गुजरता है। गुजरात से क्या होता है, सबसे पहले गुजरात से गुजरता है। देखिएगा गुजरात के गांधीनगर से गुजरात, गुजरात के बाद से राजस्थान, गुजरात के बाद से राजस्थान, लिखते चले जाइए राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, फिर कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद फिर से छत्तीसगढ़, कौन सा है, छत्तीसगढ़। फिर झारखंड, फिर क्या है, झारखंड। फिर झारखंड के बाद से पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद से त्रिपुरा और फिर मिजोरम, क्या है, मिजोरम। तो देखिएगा जो गुजरात है, गुराम छ झाप त्रिमी, ठीक है, ऐसे भी याद कर लीजिएगा शार्ट को ट्रिक बना करके, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है वह 8 राज्य हैं जिससे होकर क्या गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है भारत के इन 8 राज्यों से। अगली वीडियो में हम भारत के विषय में पढ़ेंगे, भारत का विस्तार पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।